हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्थान एजुकेशन का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर टी.आर. चौधरी। आपके सामने फिर से मुखातिब हूं बायोडाइवर्सिटी के साथ, जैव विविधता के साथ। जैव विविधता अपने आप में आप और हम सब में पाई जाने वाली विभिन्नता ही है। आप और हम सब में पाई जाने वाली विभिन्नता को आप माइक्रोमोलिक्यूल्स यानी वृत्त अणु से लेकर के और पारितंत्र का सबसे बड़ा घटक जीवोम या बायोम होता है, वहां तक देखेंगे तो सब स्थानों पर या प्रत्येक स्थान पर पाए जाने वाली विभिन्नताएं ही मिलकर के और बायोडाइवर्सिटी या जैव विभिन्नता की उत्पत्ति करती है। अब आप यहाँ पर 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक का 12वां चैप्टर है, उसका पहला वीडियो देख रहे हैं। वो है जैव विविधता का वीडियो। जैव विविधता होती क्या है, किस रूप में पाई जाती है और किस प्रकार से इसकी विभिन्नताएं किस किस अवस्था में किस किस रूपों में पाई जाती है, और ये जैव विविधता प्राकृतिक रूप से किस प्रकार से पारितंत्र या इकोलॉजी के लिए, इकोसिस्टम या इकोलॉजी के लिए कितनी उपयोगी है, और इस जैव विविधता को बनाए रखने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, और जैव विविधता यदि खत्म हो रही है, जैव विविधता में कमी हो रही है, तो उस कमी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ये सारे टॉपिक, ये सारी बातें इस वीडियो में और इससे एक अगले वीडियो में, 2 वीडियो में पूरी बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, जैव विविधता और उसके संरक्षण के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। मैं आपको इस जैव विविधता के जो चैप्टर है एनसीईआरटी का मिशन मेरिट 2023 का जो बैच है, उसके लिए आपको संक्षिप्त में बता दूं। सामान्य परिचय में यदि इसका आपको कराऊं तो मैं ये कहूंगा कि ये बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर के प्रश्न है वो इस चैप्टर से पूछे जाने हैं, अर्थात 2 नंबर के प्रश्न है वो आपको इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अब 2 नंबर के प्रश्न कौन कौन से होंगे, तो मैं कहूंगा कि दोनों प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाने की संभावना वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अर्थात बहुविकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से एक प्रश्न ज्ञानोपयोग का होगा और एक प्रश्न कौशल या मौलिक अधिकार का होगा, अर्थात एक में आपके ज्ञान के अवबोध वाला या ज्ञान की अभिलाषा को समझाने वाला प्रश्न होगा और एक आपकी कौशल अभिव्यक्ति को समझाने वाला प्रश्न, यानी 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रूप में पूछे जाएंगे। अर्थात इस चैप्टर के प्रत्येक पॉइंट को, प्रत्येक बिंदु को आपको टच करके चलना है यदि आप मिशन मेरिट में नंबर आपके पूरे में से पूरा लाना चाहते हैं तो। और मैं आपको इस चैप्टर के प्रत्येक पॉइंट तक ले जाऊंगा, प्रत्येक पॉइंट पे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे कि जैव विविधता किस रूप में कैसे क्या पाई जाती है। तो आपको बता दूं कि 2 नंबर के प्रश्न आएंगे और ये प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, जिसके 4 विकल्प रहेंगे और इन 4 विकल्पों में से आपको एक विकल्प को सही चुनना होगा और वो पहले ही प्रश्न के अंतिम पहले वाले 2 पार्ट जो रहेंगे वो इस चैप्टर से पूछे जाने हैं। अब मैं जैव विविधता की खोज की बात करूं, जैव विविधता क्या है, जैव विविधता की खोज कब की, किसने की, या जैव विविधता के सबसे पहले इसके बारे में क्या बातें हुई, तो इस खोज से पहले मैं इसकी सिंपल सी परिभाषा की बात करूं तब मैं यह कहूंगा कि जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर, जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स वृत्त अणु मिलकर के आप कहते हैं सजीव कोशिका का निर्माण करते हैं, कोशिका मिलकर के उत्तकों का निर्माण करती है, उत्तक मिलकर के अंगों का निर्माण करते हैं, अंग मिलकर के तंत्र का निर्माण करते हैं, तंत्र मिलकर जीव का निर्माण करते हैं, जीव मिलकर समष्टि का निर्माण करते हैं, समष्टि मिलकर समुदाय का निर्माण करती, समुदाय मिलकर के और इकोसिस्टम या पारितंत्र का निर्माण करता है, पारितंत्र है वो मिलकर के किसी क्षेत्र विशेष का बायोम जीवोम का निर्माण करता है, उस क्षेत्र में उपस्थित सभी, उस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी या जैव मंडल में उपस्थित सभी जैवों मिलकर के संपूर्ण पृथ्वी का निर्माण कर रहे हैं। तो आप जो पहले कोशिका की बात करें या कोशिका का निर्माण करने वाले मैक्रोमोलिक्यूल्स जो वृत्त जैव अणु हैं उनकी बात करें तो वहां से लेकर के और जीवों तक विभिन्नताएं हर स्थान पर पाई जाती है, और इन विभिन्नताओं को देखने, ये जो विभिन्नताएं देखने को मिलती है, इन्हीं विभिन्नताओं को आप जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। प्रकृति में या पारितंत्र में या जैव मंडल में प्रत्येक स्तर पर सजीव कोशिका, सजीव घटकों में जो भिन्नता देखने को मिलती है उसी भिन्नता को अपन क्या कह रहे हैं, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं।
अब इस बायोडाइवर्सिटी की मैं बात करूं तो पृथ्वी के कोई भी दो, पृथ्वी पर उपस्थित कोई भी दो जीव, पृथ्वी पर उपस्थित कोई भी दो जीव आनुवांशिक रूप से, आकारिक रूप से या शारीरिक रूप से हूबहू समान नहीं होते हैं। अर्थात प्रत्येक जीव में कुछ न कुछ विभिन्नता देखने को मिलती है। इसी विभिन्नता को सम्मिलित रूप में संपूर्ण जैव जगत में पाई जाने वाली जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब प्रकृति में जैव विविधता उत्पन्न होती क्यों है? ये जैव विविधता उत्पन्न होती है जीवों के विभिन्न संगठन में पाई जाने वाली भिन्नता के कारण। अब ये भिन्नता जो पाई जाती है, इस जैव विविधता के भिन्नता का सामाजिक जैव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम विभिन्न पारितंत्र में जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर पाई जाने वाली विविधता के लिए जैव विविधता शब्द का प्रयोग सामाजिकता में, अर्थात किसी पारितंत्र में इकोलॉजी घटक के स्तर पर पाई जाने वाली जो विभिन्नता है, विविधता है, उसके लिए सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग जैविक विविधता के लिए, जैविक विविधता के लिए बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है, और वो है एडवर्ड विल्सन। उस वैज्ञानिक का नाम है एडवर्ड विल्सन। क्या नाम है? एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन ने क्या किया था कि सजीव स्तर पर या जैविक स्तर पर पाई जाने वाली जैव विविधता को सबसे पहले जैविक विविधता नाम शब्द है वो एडवर्ड विल्सन ने प्रस्तुत किया था। अब जैविक विविधता का और यदि ब्रॉडिक स्तर पर बात करें तो उसके लिए जो शब्द आएगा वो जैव विविधता है, उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रस्तुतिकरण या सबसे पहले जो खोज की थी वो 1985 में, बायोडाइवर्सिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1985 में W.G. रोजेन ने किया था। W.G. रोजेन ने सबसे पहले 1985 में जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। और इसी बायोडाइवर्सिटी का विभिन्न जैविक स्तरों पर पाई जाने वाली जैव विविधता के लिए जो जैविक विविधता शब्द था वो एडवर्ड विल्सन ने प्रस्तुत किया था। ये तो इसकी सिंपल सी बातें हैं। अब हमारी पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो जैव विविधता है वो हम सबको आश्चर्यचकित करने वाली है। और इनके जो आंकड़े और इनके जो डाटा है वो आप सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इतनी भी कोई जैव विविधता पाई जाती है या इस स्तर पर भी कोई जैव विविधता पाई जाती है। तो मैं यूं कहूं कि आप इस पृथ्वी पर पाई जाने वाली केवल चींटियां, आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों में जो चींटी है ना, उन चींटियों की 20,000 जातियां पाएंगे। अर्थात जैव विविधता 20,000 जातियां, प्रत्येक जीव अलग अलग होता है आनुवांशिक रूप से, संरचनात्मक रूप से, और जातियां अलग है। तो चींटी, एक चींटी जो एंट उस एंट्स की टोटल 20,000 जातियां। ऐसा ही मैं आपको और उदाहरण बताऊं तो जो कीट है ना, कीट, उनकी लगभग 3 लाख जातियां पाई जाती है। भृंग, आर्थ्रोपोडा संघ की जो इंसेक्ट है, कीट, उनकी 3 लाख तक जातियां पाई जाती है। और मछलियों की लगभग 28,000 तक जातियां पाई जाती है। कॉर्डेटा संघ के पीसीज वर्ग की जो मछलियां हैं उनकी 28,000 तक की प्रजातियां पाई जाती है। ऐसा ही मैं ये कहूं कि अधिपादप ऑर्किड होता है। ऑर्किड एक सिंपल सा अधिपादप है जो दूसरे पादपों पर आवास हेतु दूसरे पादपों पर उगता है, और इसमें विलामेन नामक उत्तक पाया जाता है जो वायुमंडल में उपस्थित नमी को अवशोषित करता है। अधिपादप ऑर्किड है जिसकी 20,000 जातियां पाई जाती है। लो साहब, ऑर्किड की 20,000 जातियां, मछलियों की 28,000 जातियां, कीटों की 3 लाख जातियां और चींटियों की 20,000 जातियां। इतनी सारी जातियां, अर्थात पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों में जब विविधता की बात आती है तो अत्यधिक अचंभित और आश्चर्यचकित करने वाले आंकड़े अपने सामने आते हैं। इन आंकड़ों से अपन ये देखते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली जो जैव विविधता है, जैव विविधता का मतलब है प्रत्येक जैविक स्तर पर जीवों में आनुवांशिक रूप से या आकारिक रूप से या व्यवहारिक रूप से कुछ न कुछ भिन्नता देखने को मिलती है। इसी भिन्नता को आप जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब जीवों में पाई जाने वाली जो जैव विविधता है वो अपने पाए जाने के स्तर के आधार पर टोटल 3 प्रकार की जैव विविधता अपन मान सकते हैं। टोटल 3 प्रकार की जैव विविधता अपन मान सकते हैं। तो आप कहेंगे टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी,
आनुवांशिक जैव विविधता, दूसरा है स्पीशीज डाइवर्सिटी, जातीय जैव विविधता, और तीसरा है इकोलॉजिकली डाइवर्सिटी, पारिस्थितिकीय विविधता। ये तीनों प्रकार की विविधता है, इन तीनों का अलग अलग महत्व है और तीनों का अलग अलग रूप है। सबसे पहले मैं आनुवांशिक डाइवर्सिटी या जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि जीवों के आनुवांशिक संगठन स्तर पर पाई जाने वाली विविधता, जीवों के आनुवांशिक संगठन स्तर पर। अब आप कहते हैं प्रत्येक सजीव में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए उपस्थित रहता है, अपवाद स्वरूप कुछ में आरएनए रहता है, बाकी सभी सजीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए उपस्थित रहता है और डीएनए पर जीन स्थित रहती है और उन जीन के द्वारा किसी विशिष्ट लक्षणों को नियंत्रित और नियमित किया जाता है। अलग अलग जीन अलग अलग लक्षणों का नियंत्रण और नियमन करती है और यही लक्षण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में वंशागत होते हुए और उस सजीव या उस जैविक संगठन या उस जीव विशेष के लक्षणों का नियंत्रण और नियमन करता है। और जीन अलग अलग है, उनके द्वारा नियंत्रित होने वाले लक्षणों में भिन्नता है तो पाए जाने वाले प्रत्येक जीव के लक्षणों में भिन्नता मिलेगी और यही भिन्नता प्रकृति या पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों में कुछ न कुछ अलग या कुछ न कुछ भिन्नता उत्पन्न करती है और इसी भिन्नता को आप जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब जीवों में जो आनुवांशिक स्तर पर पाई जाने वाली भिन्नता है ना, उसमें मैं ये कहूं कि आनुवांशिक पदार्थ के रूप में सब में डीएनए होते हैं पर डीएनए में पाई जाने वाली जीन सब में समान नहीं होती है। जीवों के आनुवांशिक स्तर या आनुवांशिक संगठन स्तर पर पाई जाने वाली विभिन्नता को जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी या आनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, जीवों में आनुवांशिक संगठन स्तर, आनुवांशिक संगठन स्तर मतलब क्या, डीएनए स्तर पर पाए जाने वाली विविधता को, पाई जाने वाली विभिन्नता को या विविधता को आनुवांशिक जैव विविधता या जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब आनुवांशिक जैव विविधता की मैं बात करूं तो भारत में लगभग 50,000 से अधिक धान की आनुवांशिक रूप से विभिन्न प्रभेद रखने वाली जातियां पाई जाती है। देख लो साहब, बाजरी आप खाते हैं, क्या सारी बाजरी एक जैसी होती? आपने गेहूं खाए हैं, क्या सारे गेहूं एक जैसे होते हैं? आपने चावल खाए, क्या सारे चावल एक ही प्रकार के होते हैं? क्या नहीं होते, उनमें कुछ भिन्नता देखने को मिलती है। अर्थात इन सब धानों के आनुवांशिक पदार्थों या आनुवांशिक संरचना में कुछ न कुछ भिन्नता देखने को मिलती है और ये भिन्नता आनुवांशिक स्तर पर पाई जाने वाली जैव विविधता कहलाती है। अब अगला, हिमालय की श्रेणियों में पाए जाने वाले रोल्फिया वोमिटोरिया, रोल्फिया वोमिटोरिया एक औषधीय पादप है, हिमालय की विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं में विभिन्न श्रेणियों में पाए जाने वाला है एवं सर्पेंटाइना, सर्पगंधा जिसको आप कहते हैं, जिससे बीपी को कंट्रोल करने वाली औषधियां उत्पन्न होती है, कि आनुवांशिक स्तर पर अनेक विभिन्नताएं पाई जाती है और इन्हीं विभिन्नताओं के कारण इनसे उत्पन्न होने वाले रिसर्पिन एल्कलॉइड है कि सांद्रता और संगठन में भिन्नता देखने को मिलती है। चावल तो आप खाते हैं, कोई चावल कितना पकने के बाद कितना अच्छा और स्वादिष्ट होता है, कुछ नहीं होता है। बाजरा भी आप खाते हैं, देसी बाजरा भी है, संकर बाजरा भी है, अब बाजरे के भी पता नहीं कितनी सारी संकर वैरायटियां प्राप्त कर दी है। तो ये सब क्या है, आनुवांशिक रूप से भिन्नता दर्शाते हैं। अर्थात इस प्रकार की जो भिन्नता है जो उस जीव के आनुवांशिक संगठन स्तर पर पाई जाती है उसको आप आनुवांशिक जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब अगली बात यह आती है, समझने वाली इंपॉर्टेंस वाली बात यह है, किसी जाति की आनुवांशिक विविधता, किसी प्रजाति में आनुवांशिक विविधता जितनी अधिक होगी, किसी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, किसी प्रजाति में आनुवांशिक विविधता जितनी अधिक होगी उस प्रजाति, बहुत इंपॉर्टेंट, उस प्रजाति की अनुकूलन क्षमता उतनी अधिक होगी। जिस प्रजाति की आनुवांशिक विभिन्नता, जातीय प्रजाति की आनुवांशिक विविधता जितनी अधिक होगी उनकी उस पर्यावरण के साथ अनुकूलित होने की उतनी ही अधिक क्षमता पाई जाती है। अर्थात जेनेटिक स्तर पर पाए जाने वाली जो डाइवर्सिटी है वो जीवों में उस वातावरण के साथ अनुकूलित स्थापित करने की क्षमता स्थापित करती है। अर्थात जो पर्यावरण के जो सजीव पर्यावरण में सबसे अधिक अनुकूलित होगा या उनके अनुकूलित होने की संभावना अधिक रहेगी तो उसके विलुप्त होने की संभावना नकार या नगण्य हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो विलुप्त होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। अब किसी प्रजाति में पाई जाने वाली जो आनुवांशिक विविधता है वो विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे मैं माइकोप्लाज्मा की बात करूं, सरल प्रोकैरियोटिक जीव है, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए उपस्थित रहता है। इनके डीएनए में 450 से लेकर के 750 तक जीन उपस्थित रहती है। जीवों के आनुवांशिक स्तर अर्थात जीन, अर्थात डीएनए, डीएनए पर जीन है,
डीएनए की लंबाई अलग अलग रहेगी, अर्थात आनुवंशिक स्तर पर पाई जाने वाली जैव विविधता है। तो माइकोप्लाज्मा में जो डीएनए होता है उसमें पाए जाने वाली जीनों की जो संख्या है वो कितनी है? 450 से 750 तक होती है। अब ई कोलाई जीवाणु की बात करूं, ये भी प्रोकैरियोटिक जीव है, इस माइकोप्लाज्मा से थोड़ा अधिक विकसित है। तो इसके अंदर पाए जाने वाला जो डीएनए है उसमें लगभग 4000 जीन उपस्थित रहते हैं, आनुवंशिक स्तर पर पाई जाने वाली विभिन्नता है। अगला है एक फल मक्खी है, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर फल मक्खी, जिसको ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर कहते हैं। इसके डीएनए में लगभग 1300 जीन उपस्थित रहते हैं। अगला ओराइजा सेटाइवा चावल की बात करूं, ओराइजा सेटाइवा चावल की बात करूं तो उसके डीएनए में लगभग 32,000 से 50,000 तक जीन पाई जाती है। लो साहब, और अब मनुष्य खुद की बात करूं, किसकी? होमो सैपियंस की बात करूं तो उसके आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए में लगभग 35,000 से 45,000 तक जीन पाई जाती है। तो जीवों के आनुवंशिक स्तर में या आनुवंशिक स्तर पर, जेनेटिक लेवल पर आप देख रहे हैं अनेक प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है, भिन्नता देखने को मिलती है, और यही भिन्नता आप जीवों में पाई जाने वाली जेनेटिक डाइवर्सिटी या आनुवंशिक जैव विविधता कहलाती है। अब अगला है वो है स्पीशीज जैव विविधता या स्पीशीज डाइवर्सिटी, जातीय विविधता। तो जीवों में जातीय स्तर पर पाई जाने वाली विविधता को जातीय विविधता कहते हैं। जीवों में जातीय स्तर पर एक संघ के अंदर या एक फाइलम के अंदर कई जाति के जीव है, तो ये क्या है? जातीय स्तर पर जीवों में पाई जाने वाली विविधता है। अब उनके सबके जो मूल लक्षण है वो समान है, पर जीवों की आकार, आकृति, संरचना, जनन की प्रकृति आदि में क्या मिलती है? विभिन्नता मिलती है। और इसी प्रकार की जो विभिन्नता है वो जीवों में जातीय स्तर पर पाई जाने वाली विविधता कहते हैं। अब पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट के एम्फीबियन उभयचरों में पाई जाने वाली जातीय विविधता अधिक होती है। पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न हिमालय, ये दो हॉट स्पॉट है। यहाँ पूर्वी घाट हॉट स्पॉट है और पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट नहीं है। तो पूर्वी घाट में पाए जाने वाले एम्फीबियनों में जैव विविधता अधिक देखने को मिलती है, पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले एम्फीबियनों की तुलना में अधिक होती है। अर्थात पूर्वी घाट पर उभयचरों की संख्या कम होती है और पश्चिमी घाट पर अधिक होती है। तो जीवों की जातीय स्तर पर पाई जाने वाली जैव विविधता को जातीय जैव विविधता कहते हैं। तीसरे प्रकार की जो जैव विविधता है वो है आपकी इकोलॉजिकली डाइवर्सिटी, पारिस्थितिकी जैव विविधता। वह जैव विविधता जो विभिन्न क्षेत्र में पारितंत्रिक स्तर पर उपस्थित रहती है। अब पारितंत्र के विभिन्न घटक होते हैं। पारितंत्र में समुदाय होते हैं, समुदाय मिलकर के, पहले तो समष्टि होती है, समष्टियां मिलकर के समुदाय का निर्माण करती है और समुदाय मिलकर के और जीवों का निर्माण करते हैं। तो भिन्न भिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले पारितंत्र में जीवों के अंदर अनेक प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती है। अर्थात किसी इकोलॉजी में पारितंत्रिक स्तर पर पाई जाने वाली विभिन्नता को पारिस्थितिकी विविधता कहते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। अल्फा होती है, बीटा होती है और गामा होती है। कितने प्रकार की होती है? पारितंत्र में जो पाई जाने वाली विविधता है वो 3 प्रकार की है। पहला है अल्फा पारिस्थितिकी विविधता। पारितंत्र में उपस्थित एक समुदाय में पाई जाने वाले अलग अलग जीवों की विभिन्नता। पारितंत्र में उपस्थित एक समुदाय में पाए जाने वाले अलग अलग जीवों की विभिन्नता को अल्फा विविधता कहते हैं। सबसे छोटी प्रकार की, पारितंत्र में सबसे छोटे लेवल की विविधता है वो है कि पारितंत्र में समुदाय होते हैं। अब एक समुदाय के अंदर आप देखेंगे तो समुदाय में उपस्थित सभी जीवों की आकार, आकृति और संरचना समान नहीं होती है। अर्थात पारितंत्र में पाए जाने वाले समुदाय में उपस्थित जीवों की जो विविधता है उसको अल्फा विविधता कहते हैं। अब एक पारितंत्र में 2 या 2 से अधिक समुदाय हो सकते हैं। अब पारितंत्र में 2 या 2 से अधिक समुदाय हो सकते हैं तो अलग अलग समुदायों में पाई जाने वाली जैव विविधता
अलग अलग समुदायों में पाई जाने वाली जैविक विविधता बीटा विविधता कहलाती है। ये समुदाय, दो अलग अलग समुदायों में जो विविधता होगी वो बीटा विविधता, एक ही समुदाय में उपस्थित जीवों में जो विभिन्नता पाई जाएगी वो अल्फा विविधता। और तीसरा है गामा पारिस्थितिकी डाइवर्सिटी या गामा विविधता, तो जिसमें आप ये कहेंगे कि अलग अलग क्षेत्र में पाए जाने वाली जातियों की अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र, अलग अलग जीवों, अलग अलग बायोम, अलग अलग बायोम में पाए जाने वाले जीवों की जो विविधता रहेगी उसको आप बड़े लेवल की पारिस्थितिकी डाइवर्सिटी या गामा लेवल की पारिस्थितिकी डाइवर्सिटी कहते हैं। अब भारत देश में अब अलग अलग देशों की बात करें, अलग अलग देशों की बात करें तो वहाँ पाए जाने वाले जीवों की जैविक विविधता जो है वो भिन्न भिन्न रहती है। जीवों की जातियों की संख्या में भी भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे भारत देश की बात करूँ जहाँ सभी प्रकार के वातावरण देखने को मिलते हैं, गर्मी भी पड़ती है, सर्दी भी रहती है, बारिश भी होती है और क्या कहते हैं शुष्क वातावरण भी रहता है। तो भारत देश में नॉर्वे देश की अपेक्षा अधिक पारितंत्रिक क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। ऐसा क्यों है? भारत में जो पारिस्थितिक विविधता है वो नॉर्वे की तुलना में अधिक क्यों होती है? क्योंकि नॉर्वे में संपूर्ण वर्ष पर्यंत या संपूर्ण कालावधि के दौरान एक ही प्रकार का वातावरण देखने को मिलता है, किंतु भारत में रेगिस्तान भी है, वर्षा वन भी है, उष्णकटिबंधीय वन भी है, शीतोष्ण वन भी है, कोरल रीफ भी है, आर्द्र भूमि भी है, मरुस्थलीय क्षेत्र भी है, घने वर्षा वन भी है, मैग्रो प्लांट भी, मैग्रो क्षेत्र भी है, अल्पाइन क्षेत्र भी है, आदि अनेक जीवीय पारितंत्र उपस्थित रहते हैं। और इन आवासों में अलग अलग अनुकूलताएं दर्शाने वाले जीव अलग अलग आवासों में अपने आप को अनुकूलित रखते हुए अनेक लक्षण उत्पन्न करते हुए जातीय विविधता या पारितंत्र के सामुदायिक स्तर पर, पारितंत्र के जैवोम स्तर पर पाए जाने वाली विविधता अधिक मिलेगी। अर्थात वे देश जिसमें सभी प्रकार के वातावरण, सभी प्रकार के मौसम रहते हैं, उन देशों की जातीय विविधता या जैविक विविधता या यूं कहें जैव विविधता संपूर्ण वर्ष पर्यंत एक समान वातावरण रखने वाले देशों की तुलना में अधिक देखने को मिलती है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में विविधता, जैव विविधता जो है वो नॉर्वे की तुलना में अधिक रहती है, क्यों? कारण सहित अपने उत्तर की व्याख्या कीजिएगा। तो आप कहेंगे कि भारत में सभी प्रकार के वातावरणीय क्षेत्र, जैसे रेगिस्तान भी होता है, वर्षा वन भी होता है, उष्णकटिबंधीय वन भी होता है, शीतोष्णीय वन भी होता है, अल्पाइन क्षेत्र भी होता है, मैंग्रोव क्षेत्र भी होता है और टुंड्रा प्रदेश भी रहता है। इन सभी प्रदेशों में अलग अलग जैविक अनुकूलता और वातावरणीय अनुकूलता रखने वाले जीव अनेक विभिन्नताएं उत्पन्न करते हुए यहाँ जीवित रहते हैं। अर्थात यहाँ की जैव विविधता ठंडे क्षेत्र में एक ही वातावरण में एक ही प्रकार का आवास, एक ही प्रकार का आहार विहार, एक प्रकार का रहन सहन, एक ही प्रकार का खान पान रखने वाले जीवों की तुलना में यहाँ पाए जाने वाले जीवों में जैव विविधता अधिक देखने को मिलती है। अब अगला पॉइंट है कि पृथ्वी व भारत में जातियों की संख्या एवं उनसे संबंधित कुछ रोचक तथ्य है। वैसे रोचकता तो मैंने जैव विविधता के संबंध में आपको पहले ही बताई कि अलग अलग चींटियों की जातियां बताई साहब 20,000, मछलियों की जातियां बताई साहब 28,000, सरीसृपों की जातियां बताऊंगा तो वो भी हजारों में, कीटों की जातियां बताऊंगा तो वो लाखों में। अरे भैया ये नाम तो सुन रहे हो पर लाख प्रकार के कीट, 3 लाख प्रकार के कीट पाए जाते हैं, तो इससे बड़ी रोचकता क्या हो सकती है? अर्थात जैव विविधता के क्षेत्र में आप जो पढ़ेंगे उसको थोड़ा सोचेंगे तो यूं अकल्पनीय लगेगा कि ऐसा कोई होता है, या यूं तो यूं किताबों में लिखा हुआ है। किताबों में यूं नहीं लिखा हुआ है, जो चीज लिखी गई है वो ऑथेंटिक है और रिसर्च के साथ लिखी हुई है। तो पृथ्वी व भारत में जातियों की संख्या को निर्धारित करने के लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एंड नेचुरल, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द कंजर्वेशन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स के अनुसार सन 2004, उसके बाद में अभी कोई आंकड़े आए नहीं है, कोई गणना आई नहीं है, सन 2004 के आंकड़ों के अनुसार पृथ्वी पर लगभग 1.5 मिलियन, पृथ्वी पर लगभग 1.5 मिलियन से अधिक पादप व जंतु प्रजातियों की सूची वर्णित की जा चुकी है। किसमें की है? इंटरनेशनल यूनियन,
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के अनुसार जो सन 2004 के आंकड़े आए हैं, सूची आई है, उसमें ये लिखाया है, ये बताया गया है कि पृथ्वी पर टोटल 1.5 मिलियन पादपों और जंतुओं की जातियां की सूची खोजी जा चुकी है, वह क्या की जा चुकी है। अब अगला बात यह है, उष्ण कटिबंधीय देशों की अपेक्षा शीतोष्ण देशों में, उष्ण कटिबंधीय जैसे भारत है, शीतोष्ण जैसे नॉर्वे है, उष्ण कटिबंधीय देशों की अपेक्षा शीतोष्ण देशों में जातियों की संख्या कम मिलती है। उष्ण कटिबंधीय देशों की अपेक्षा शीतोष्ण देशों में पाई जाने वाली जातियों की संख्या कम मिलती है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली जैव विविधता को जातीय संख्या के रूप में, रोचक तथ्यों के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं मित्रों। तो अगली बात ये आती है, कुछ वैज्ञानिकों ने आकलन के अनुसार विश्व में लगभग 7 मिलियन यानी 70 लाख जातियों की सूची भी बनाई है, अनुमान बताया। अब जितनी जातियां हैं वो सारी की सारी खोज थोड़ी ली गई है, कुछ जातियां अभी ऐसी भी है जिनको खोजा भी नहीं गया है। अब भारत की मैं बात करूं तो भारत के पास जो टोटल विश्व है, टोटल जो विश्व है उसका जितना भूगर्भीय भाग है उसमें से 2.4% भूगर्भीय भाग भारत भूमि के रूप में उपस्थित है, यानी भारत के पास में है। इस 2.4 भारत भूमि के पास में 8.1% रखने वाली जैव विविधता पाई जाती, अर्थात जितनी भूमि है उससे तो 4 गुना अधिक अपन जैव विविधता रखते हैं। अर्थात भारत जैसे उष्ण कटिबंधीय देशों में जैव विविधता अन्य शीतोष्ण देशों की तुलना में अधिक पाई जाती है। अब जैव विविधता के संबंध में कुछ जीवों की संख्या आंकड़ों के मैं रोचक तथ्य बताऊंगा। तो सबसे पहला जो रोचक तथ्य है अपना वो ये है कि विश्व में आंकलित जीवों की कुल जातियों में से जंतु जातियों की प्रतिशतता, जितने जीव है, जितनी जातियां आंकलित की गई है उसमें से जंतु जीवों, उनमें से जो जंतु जीव है वो लगभग 71% है, लगभग 71% से अधिक है। और पादप जगत के जो जीव है, पादप जगत के, जंतु जगत के जो जीव है वो लगभग 71% है। और पादप जगत के जीव जैसे थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है, उनकी लगभग 22% मात्रा है वो पाई जाती है। जो शेष रहे हैं वो क्या है, प्रोकैरियोटिक जीवों की जातियां हैं, अर्थात माइकोप्लाज्म, बैक्टीरिया एंड वायरस है। ये टोटल 100% जीव है, उनमें से 70% जंतु जीव है और 22% तक पादप जीव है। अब संपूर्ण जंतु जातियों में से जो कीटों की प्रतिशतता है, संपूर्ण जंतु जातियां टोटल का 71% तक तो टोटल जंतु जीव है और उन जंतु जीवों का 70% तो केवल और केवल कौन है, कीटों की प्रजातियां हैं। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि कीटों की लगभग 3 लाख प्रजातियां खोजी जा चुकी है। स्तनधारी, सरीसृप, उभयचर और मछलियों की कुल जातियों की संख्या से भी अधिक जातियां कवकों की है। सोचना, सुनना, बात को वापस सुनना। स्तनधारी, सरीसृप, पक्षी, मछली, उभयचर, इन सब की जातियां हैं, उन सब को यदि जोड़ लिया जाए तो उनसे भी अधिक प्रजातियां किसकी है, कवकों की है। तो कवकों की जातियां बहुत अधिक होती है। पारिस्थितिकी वैज्ञानिकों द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों की जातियों का सही अनुमान नहीं लगाया जा सका है। पारिस्थितिकी वैज्ञानिकों द्वारा प्रोकैरियोटिक जीव, जैसे मैं बैक्टीरिया की बात करूं, माइकोप्लाज्म की बात करूं, वायरस की बात करूं, तो उनकी जीवों की जो जातियां हैं उनका सही आकलन नहीं किया जा सका है, किंतु ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इनकी संख्या लगभग 1 लाख से अधिक पहुंच जाएगी। यदि इनकी आकलन किया जाए और मापा जाए तो टोटल जो प्रोकैरियोटिक जीव है उनकी जातियां 1 लाख से अधिक हो जाएगी। अब विश्व में जो जितने जीव है उनमें से भारत में जो जीव है या जैव विविधता जो पाई जाती है वो भारतीय पारितंत्र में टोटल 8.1% तक जैव विविधता पाई जाती है। अर्थात टोटल विश्व की जैव विविधता यदि 100% है तो उसमें से 8.1% जैव विविधता भारत में पाई जाती है। और टोटल विश्व की भूमि का भाग जो है वो 100% है, तो उसमें से
2.4% जो भूमि है वो भारतवर्ष की भूमि है या भारत के हिस्से में आती है। अब भारत में उपस्थित जंतु जातियों की संख्या लगभग 90,000 खोजी गई है और कुल पादप जातियों की संख्या लगभग 45,000 खोजी गई है। ये भारत की बात कर रहा हूं। पहले जो संख्या बता रहा था वो मैं विश्व की बता रहा था। अब जो संख्या बता रहा हूं कि भारत में जंतु जातियों की संख्या लगभग 90,000 है और पादप जातियों की संख्या लगभग 45,000 के आसपास है। भारत में बिना खोजी गई जंतु जातियों की अनुमानित संख्या 3 लाख से अधिक है। अब देख लो, जितनी जातियां खोजी गई है उससे कई गुना अधिक जैविक जीवों की जातियां अभी खोजी जाना बाकी है। ये सब आप साइंटिस्ट बनोगे, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट अभी सामने पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो जब वैज्ञानिक बन जाएंगे उनके लिए कार्य क्षेत्र में छोड़ रखा है कि वो इन विलुप्त जातियों को खोजें और जैव विविधता को और अधिक मजबूत करें। भारत विश्व के 12 सबसे अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में आता है, अर्थात अलग अलग देशों में पाई जाने वाली जैव विविधता की एक सूची बनाई जाए तो भारत 12वें नंबर पर आता है जैव विविधता के क्षेत्र में। देखिएगा, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, इसलिए मैं एक एक लाइन पर जोर दे रहा हूं, एक एक लाइन बोल रहा हूं। अनेक जीवों की जातियां अपनी खोज से पहले ही विलुप्त हो जाती है। कुछ जातियां तो ऐसी उत्पन्न होती है जिनकी खोज होने से पहले ही वो जातियां विलुप्त हो गई है। अर्थात यूं कहा जा सकता है कि प्रकृति का जैविक पुस्तकालय संग्रहित पुस्तकों के सूचीबद्ध होने से पहले ही खत्म हो जाता है। संग्रहित पुस्तकों के सूचीबद्ध होने से पहले ही खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से भारतवर्ष में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जैव विविधता के कुछ रोचक तथ्य आपके सामने रखे थे। अब जैव विविधता के विभिन्न प्रतिरूप जीवों में विभिन्न स्थानों पर या विभिन्न क्षेत्रों पर या विभिन्न लेवल पर पाई जाने वाली जैव विविधता को किस रूपों में, किस प्रतिरूप में, किस इंडेक्स के रूप में आप स्पष्ट कर सकते हैं या बता सकते हैं। तो सबसे पहले जैव विविधता के विभिन्न प्रतिरूपों में सबसे पहला जो प्रतिरूप है वो है अक्षांशीय प्रवणता। एक होता है अक्षांश और एक होता है देशांतर। तो मैं आपको बता दूं पहले तो अक्षांश और देशांतर होते क्या है। वैसे ये ज्योग्राफी का विषय है, ये पृथ्वी है और ये इसका भूमध्य रेखा है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है और ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। यह भूमध्य रेखा है, मतलब क्या है, 0 अक्षांश है। इसके जैसे जैसे इससे नीचे आते हैं अक्षांश की संख्या बढ़ती है, जैसे जैसे इससे ऊपर जाते हैं अक्षांश की संख्या बढ़ती है। यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की किरणें सीधी पड़ती है, किरणें सीधी पड़ती है, अर्थात इस स्थान का ताप क्या होता है, अधिक होता है भैया। जैसे जैसे आप अक्षांश को बढ़ाते हैं और ये उत्तरी ध्रुव पर आ जाते हैं, इधर भी जैसे जैसे अक्षांश को बढ़ा करके और आप दक्षिणी ध्रुव पर आ जाते हैं तो यहाँ पर तापमान घटता है, इधर आने पर ताप क्या होता है, घटता है। तो अक्षांशीय प्रवणता का मतलब है कि भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं। भूमध्य रेखा 0 अक्षांश पर है, उससे उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं। तो जैसे जैसे अक्षांशों के मान बढ़ते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आती है और इस वातावरणीय परिवर्तन के कारण यहाँ पाए जाने वाले जीवों की जातियों में विभिन्नता देखने को मिलती है और इसी विभिन्नता को आप अक्षांशीय स्तर पर पाई जाने वाली जैव विविधता की प्रवणता कहते हैं। अक्षांशीय स्तर पर पाई जाने वाली जैव विविधता की प्रवणता कहते हैं। अर्थात जैव विविधता में जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं तो सदैव और सदैव जैव विविधता में कमी देखने को मिलती है। अर्थात भूमध्य रेखा के आसपास में जैव विविधता क्या होती है, अधिक जैव विविधता है और जैसे जैसे ऊपर या नीचे जाते हैं तो जैव विविधता में कमी देखने को मिलती है। इस प्रकार का जो विभाव, इस प्रकार का जो जैव विविधता में भिन्नता है, जैव विविधता में उत्तरोत्तर होने वाली कमी है, उसकी अवस्था को ही आप अक्षांशीय जैव विविधता प्रवणता कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्थात अक्षांशों के बीच में, अब मैं कहूं कि इधर से 23.5 डिग्री
उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जाते हैं। अर्थात भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जाते हैं। तो इनके बीच का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है भैया। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मिलता है। इस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की उत्पादकता अधिक होती है और इनकी उत्पादकता अधिक होने के कारण यहाँ जैव विविधता अधिक देखने को मिलती है। ये पूरी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी पर कौन सा देश किस अवस्था में कहाँ कैसे है, ये पूरा पहले से ही नक्शे के अंदर, भूगोल के अंदर पूरा सब कुछ फिक्स है। तो कौन से देश की जैव विविधता कम है और कौन से देश की जैव विविधता अधिक है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो कंट्री किस अक्षांश पर अपने आप को स्टेबल कर रहा है, किस अक्षांश पर आ रहा है। जैसे मैं कहूँगा कि अक्षांशीय जैव विविधता में प्रवणता के कुछ उदाहरण यदि मैं कहूँ तो यूँ कहूँगा कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से शीतोष्ण क्षेत्रों की ओर, ध्रुवों पर शीतोष्ण क्षेत्र, शीत क्षेत्र की ओर जाते हैं तो जैव विविधता में कमी आती है। और वो कमी किस रूप में क्या आती है, तो मैं ये कहूँगा कि पक्षियों की जातियों की संख्या भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर क्रमशः घटती है। अलग अलग देशों में आप कहेंगे कि जो पक्षियों की संख्या है वो भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाए या दक्षिणी ध्रुव की ओर जाए, सदैव घटती है। अब मैं कहूं भूमध्य रेखा पर सबसे पहले कोलंबिया की बात करूं। किसकी बात कर रहा हूं? कोलंबिया को आप नक्शे में देखेंगे तो 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है कोलंबिया। तो वहां पर जो पक्षियों की संख्या है वो लगभग 14,000 जातियां पाई जाती है। पक्षियों की कितनी जातियां हैं? 14,000 जातियां हैं। उसके आगे न्यूयॉर्क की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? न्यूयॉर्क की बात करेंगे तो न्यूयॉर्क आता है 41 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। कहां पर आता है? 41 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर आता है। वहां पर जो पक्षियों की प्रजातियां हैं वो टोटल 105 जातियां पक्षियों की। टोटल पक्षियों की कितनी जातियां हैं? 105 जातियां हैं। अगला आप ग्रीनलैंड की बात करें। किसकी बात करें? ग्रीनलैंड की बात करें तो ये 71 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर आता है। तो वहां पर पक्षियों की केवल 56 जातियां ही उपस्थित है, 56 पक्षियों की जातियां ही उपस्थित है। उसके बाद आप यूं कह सकते हैं सीधी सीधी बातों में, इन तीनों देशों की आपने अक्षांशीय अवस्था देखी तो 0 डिग्री अक्षांश पर पक्षियों की जातियों की संख्या सबसे अधिक थी, अर्थात जैव विविधता सबसे अधिक पाई जा रही है। फिर आप 41 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर गए न्यूयॉर्क में तो वहां पर पक्षी कितने पाए जाते थे? 105 प्रजातियां थी पक्षियों की। अब थोड़ा और ऊपर की ओर जाते हैं तो वहां पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई गई? केवल 56 प्रजातियां ही पाई गई। तो क्या हुआ? ऐसा क्या है जो यहाँ पर 56 जातियां हैं और यहाँ 1400 जातियां पक्षियों की? ऐसा इसलिए है कि उत्तरी अक्षांश की ओर जाते हैं तो तापमान में गिरावट आती है। और पक्षी कैसे है? समतापीय जंतु है और समतापीय जीव जो है वो अपने संपूर्ण जीवन काल में अपने शरीर का तापमान नियत बना के रखना होता है। अब यहाँ पर ठंड पड़ती है तो इस ठंडे वातावरण में पक्षी अपने आप को सुटेड नहीं कर पाते, अनुकूलित नहीं कर पाते, इसलिए वहाँ उनकी जातियों की संख्या क्या रहेगी? कम रहेगी। अर्थात आप यहाँ समझने वाली बात यह है कि जैव विविधता अपनी अक्षांशीय प्रवणता रखती है। अब एक और उदाहरण बता रहा हूं कि इक्वाडोर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सैवनी पादपों की जातियां अमेरिका के शीतोष्ण क्षेत्र से लगभग 10 गुना ज्यादा होती है। एक देश है इक्वाडोर जिसका जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, और दूसरा जो देश है वो है अमेरिका, अत्यधिक विकसित देश है, फिर भी वहाँ का जो तापमान है वो कम रहता है, शीतोष्ण क्षेत्र है। इक्वाडोर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो सैवनी पादप है, वेस्कुलर प्लांट की जातियां जो है वो अमेरिका के तुलना में वहाँ 10 गुना अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि वहाँ जलवायु भी कारण पादपों के लिए, सैवनी पादपों के लिए अधिक अनुकूलित है। वैसा ही आप कह सकते हैं पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता दक्षिणी अमेरिका के अमेजन के उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता अमेरिका
उत्तरी अमेरिका, अमेरिका के सर्वाधिक जैव विविधता दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जिनको अमेजन के वन भी कहते हैं, अमेजन की जंगल भी कहते हैं, में पाई जाती है। और इन अमेजन के जंगल में लगभग 40,000 पादपों की जातियाँ, पादपों की जातियाँ कितनी हैं? 40,000 पादप जातियाँ हैं। वैसे ही 3,000 मछलियों की जातियाँ, मछलियाँ कितनी हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, लिख लेना रे। 3,000 मछलियों की जातियाँ हैं। 1,300 पक्षियों की जातियाँ पाई जाती है। 1,300 जातियाँ किसकी पाई जाती है? पक्षियों की। कहाँ की बात कर रहा हूँ? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, दक्षिणी अमेरिका के अमेजन के वर्षावन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं। स्तनधारियों की 427 प्रजातियाँ हैं। पक्षियों की तो बता दी 1,300 जातियाँ, स्तनधारियों की 427 है। अगला सरीसृपों की भी, सरीसृपों की यहाँ पर 378 जातियाँ हैं। पक्षियों की 478 जातियाँ हैं। और उभयचरों की पक्षियों की 1,300 है, मछलियों की एक बार वापस बोल रहा हूं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहे हैं। 40,000 प्रजातियां हैं पादपों की, 3,000 प्रजातियां हैं मछलियों की, 1,300 प्रजातियां हैं पक्षियों की, 427 प्रजातियां हैं स्तनधारियों की, और 427 प्रजातियां ही लिख देना आप सरीसृपों की, सरीसृप नहीं, उभयचर की है। 427 प्रजातियां किसकी है? एक तो स्तनधारियों की और दूसरी किसकी है? उभयचरों की। और सरीसृपों की है 378 प्रजातियां। ये याद रखने वाले पॉइंट है, डाटा भी याद रखना है। ये दक्षिणी अमेरिका के अमेजन के वर्षावनों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जातियों की जातीय विविधता है। अब अकशेरुकी जातियां, अकशेरुकी जातियों का मतलब है जिसमें कशेरुकाएं नहीं पाई जाती, अर्थात प्रोटोजोआ से लेकर के और एकाइनोडर्मेटा तक की जो जातियां हैं उनकी संख्या 1,25,000 से अधिक होती है। कहाँ पर? अमेजन के वर्षावनों में 1,25,000 से अधिक जातियां पाई जाती है। इस क्षेत्र में कीटों की लगभग 2 लाख जातियां पाई जाती है। कीटों की 2 लाख जातियां पाई जाती है। अब बात यहाँ ये आती है कि इस क्षेत्र में इतनी अधिक जैव विविधता क्यों है, इतनी अधिक जातियां क्यों पाई जाती है? तो सबसे पहला उसका कारण है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इसकी उत्पादकता सबसे अधिक होती है। उत्पादकता अधिक होने का मतलब है कि प्रकाश की किरणें सीधी गिरती है, पानी भी पर्याप्त मात्रा में है, मृदा भी उपजाऊता है, अर्थात इस पारितंत्र में या इस प्रकार के इकोसिस्टम में जो उत्पादक होते हैं वो अत्यधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं। उत्पादक अधिक है तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को अधिक अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक खाद्य पदार्थों का संश्लेषण अधिक करेंगे, और उत्पादक अधिक होंगे तो उत्पादकों को खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता भी अधिक होंगे। प्राथमिक उपभोक्ता अधिक होंगे, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता और शीर्ष उपभोक्ता भी अधिक होंगे। इस प्रकार से जिस क्षेत्र की उत्पादकता अधिक होगी उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जैव विविधता भी अधिक रहेगी। पहला कारण है। दूसरा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं वहां संपूर्ण जीवन काल या संपूर्ण वर्ष पर्यंत तक वातावरण फिक्स रहता है। अब कहीं पर वातावरण, अब रेगिस्तान में जो जनसंख्या घनत्व वो कम है, जैसलमेर की बात करें तो जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है। वहीं शेखावटी की बात करें तो जनसंख्या घनत्व अत्यधिक है। क्यों है? क्योंकि तापमान में विभिन्नता वहाँ कम मिलती है, यहाँ तापमान में विभिन्नता अधिक देखने को मिलती है। यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस तापमान भी मिलता है और 50 से 52 डिग्री सेल्सियस तापमान भी मिलता है, अर्थात वहाँ जैव विविधता कम हो जाएगी। अब आप दूर क्यों जाए, यहीं देख लें इस अपने ही रेगिस्तान में, तो जहाँ पर वर्ष पर्यंत तक वातावरण स्थिर रहता है वहाँ उत्पादकता अधिक होती है। अधिक उत्पादकता के कारण वहाँ की जैव विविधता अधिक रहती है। इस तरह पर्यावरण भी जैव विविधता को बढ़ाता है और मौसम में बहुत ही कम परिवर्तन देखने को मिलता है, तब भी जैव विविधता अधिक रहने की संभावनाएं मिलती है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाई जाने वाली अत्यधिक जैव विविधता के ये उदाहरण हैं, और इस उदाहरणों में अधिक जैव विविधता का पाए रहने का मुख्य कारण है अधिक उत्पादकता का होना। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के रूप में ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला है जैव विविधता के बारे में ही पॉइंट है कि जातीय क्षेत्र संबंध, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जातीय क्षेत्र संबंध, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। जर्मन वैज्ञानिक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट नाम के एक वैज्ञानिक ने दक्षिणी अमेरिका के अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दक्षिणी अमेरिका के अमेजन के जंगलों का गहन अन्वेषण किया।
गहन रूप से उनका अध्ययन किया और उसने ये पाया कि एक क्षेत्र विशेष में जातीय समृद्धि, एक क्षेत्र विशेष में जातीय समृद्धि मतलब जातियों की संख्या का बढ़ना, यानी जैव विविधता का बढ़ना। एक क्षेत्र विशेष में जातीय समष्टि या जातीय समृद्धि या जातियों की संख्या का बढ़ना या जैव विविधता का बढ़ना उस अन्वेषण क्षेत्र की सीमा बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। अर्थात उसने इस जर्मन वैज्ञानिक जिसका नाम अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट था, उसने दक्षिणी अमेरिका के अमेजन के घने जंगलों का, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, घने जंगलों का अध्ययन किया, अन्वेषण किया और स्टडी करने के बाद उसने पाया कि किसी क्षेत्र विशेष में जातीय समृद्धि अन्वेषण क्षेत्र की सीमाएं बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जितना अधिक बड़ा होगा, वो वर्षावन जितने अधिक क्षेत्र में फैला हुआ रहेगा, वहां पर जातियों के पाए जाने की संभावनाएं भी उतनी अधिक मिलेगी। अर्थात वहां जैव विविधता भी उतनी अधिक रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। अर्थात उन्होंने इन क्षेत्र विशेष में, इस वैज्ञानिक में, उस अन्वेषण क्षेत्र में या उस उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में या उष्ण अमेजन के वर्षा वनों में पाए जाने वाले विभिन्न जातियों की समृद्धि और उस क्षेत्र के क्षेत्रफल के बीच में ग्राफ खींचा। उनके क्षेत्रफल के बीच में ग्राफ खींचा तो उन्होंने पाया कि जो ग्राफ था वो आयताकार अति परवलयाकार था। अर्थात क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ जातियों की संख्या, अर्थात जातियों में जैव विविधता का मान भी बढ़ता है और क्षेत्र कम बढ़ता है, जैव विविधता बहुत अधिक बढ़ जाती है। अब इस बात को मैं एक समीकरण के द्वारा समझाने की बात कहूंगा। उसने कहा कि जिस अन्वेषण क्षेत्र का अध्ययन कर रहा है उस अन्वेषण क्षेत्र का क्षेत्रफल माना कि क्या है, उस अन्वेषण क्षेत्र का क्षेत्रफल माना कि कितना है, एस है। जिस अन्वेषण क्षेत्र का वो अध्ययन कर रहा है उस अन्वेषण क्षेत्र का क्षेत्रफल माना कि एस है, तो वो एस सीधा समानुपाती रहेगा उस एरिया, जिस एरिया में आप जातीय विविधता देखने जा रहे हैं उस एरिया के सीधे समानुपाती रहता है, उस एरिया के सीधे समानुपाती रहता है। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है और वो स्थिरांक आ जाता है c, और जो a है वो इस a के कुछ घात के समानुपाती रहता है और वो घात माना कि z है। अर्थात उस क्षेत्र का जातीय जो समृद्धि है ये क्या है, उस क्षेत्र की जातीय समृद्धि है, या इसको आप यूं कह सकते हैं उस क्षेत्र में जैव विविधता है, वो समानुपाती किसके, जिस अन्वेषण क्षेत्र का आप अध्ययन कर रहे हैं उस अन्वेषण क्षेत्र की क्षेत्रफल के। अन्वेषण क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ जातियों की समृद्धि बढ़ती है, अर्थात जैव विविधता बढ़ती है। और जो जेड है वो जेड रेखीय ढलान कहलाती है। क्या होती है आगे समझाऊंगा। रेखीय ढलान भी कहते हैं इसको, और इस रेखीय ढलान को प्रतिगमन गुणांक भी कहते हैं। प्रतिगमन गुणांक भी कहते हैं इसको। समाश्रण समाश्रयण गुणांक भी कहते हैं। क्या होता है, इनके बीच में जब ग्राफ खींचा गया तो ग्राफ किस रूप में कैसे आया, तो मैं कहूँगा ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पर आपने उस क्षेत्र का क्या ले लिया है, क्षेत्रफल ले लिया है, और वाई अक्ष पर क्या ले लिया है, जातीय समृद्धि ले ली है। जातीय समृद्धि ले रहे हैं। तो जैसे जैसे किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल बढ़ता है उसकी जातीय समृद्धि भी क्या होती है, किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल बढ़ता है तो उसकी जातीय समृद्धि भी क्या होती है, बढ़ती है। क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ जातीय समृद्धि भी बढ़ती है, और इस
जातीय समृद्धि के बढ़ने का जो दर है वो क्षेत्रफल की कुछ घात के समानुपाती है, अर्थात ये जातीय समृद्धि है वो बढ़ रही है क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ, पर क्षेत्रफल की कुछ घात के समानुपाती है। अब इस समीकरण का मैं लघु गुणांक लेता हूँ या लॉग लेता हूँ पूरे समीकरण का, तो मैं कहूँगा कि लॉग s इजिकल टू लॉग c प्लस z लॉग a, ये समीकरण अपने को प्राप्त होगा। और इस समीकरण में जो ग्राफ खींचा जाएगा किसके बीच में, जातीय समृद्धि और क्षेत्र के बीच में, तो जातीय समृद्धि को यहाँ मैं कह दूंगा, जातीय समृद्धि को मैं कह दूंगा log s और जातीय क्षेत्रफल को मैं कह दूंगा log a। तो ये जो ग्राफ है वो किस रूप में आता है, ये ग्राफ सीधी रेखा में प्राप्त होता है, और सीधी रेखा का जो ढलान होता है, सीधी रेखा का जो ढलान होता है वो इस k के बराबर रहता है, अर्थात लघु गुणांक के बराबर आता है। log गुणांक जो है वो इस log k के या log c के अंतःखंड के बराबर रहता है। इस बात से अपन ये स्पष्ट करते हैं कि पारिस्थितिकी वैज्ञानिकों ने log s और log a के बीच में ग्राफ खींचने पर ग्राफ प्राप्त होता है। उस रेखीय ढलान जो होती है, ग्राफ की जो रेखीय ढलान होती है वो z या k के इजिकल होती है, और इस z या k को पारिस्थितिकी वैज्ञानिकों ने रेखीय ढलान को समाश्रयण गुणांक या प्रतिगमन गुणांक या परावर्तक गुणांक नाम दिया। और इस z का मान बढ़ने के साथ साथ जातीय समृद्धि उतनी ही तीव्रता से होगी, और z का मान बढ़ने के साथ साथ ग्राफ का ढलान भी बढ़ेगा, ग्राफ का ढलान जो है वो भी बढ़ेगा। अब प्रवर्तक गुणांक या समरसण गुणांक का मान अलग अलग देशों के लिए अलग अलग होता है और अलग अलग जातियों के लिए भी अलग अलग होता है। इसका मान किसी एक संपूर्ण महाद्वीप के लिए कहें तो वो अधिक रहेगा, और किसी संपूर्ण एक छोटे क्षेत्र के लिए कहें तो वो कम रहेगा। छोटे क्षेत्र के लिए जो z का मान है वो 0.1 से 0.2 होता है। छोटे क्षेत्र के लिए z का मान है वो 0.1 से 0.2 होता है। समरसण गुणांक का मान कम रहता है, अर्थात जातीय समृद्धि क्षेत्रफल के छोटी घात के समानुपाती होगी। और बड़े महाद्वीप की बात करूं तो z का मान 0.6 से 1.2 तक होता है, अर्थात ये घात अधिक है। और ये घात अधिक है इसका मतलब है कि क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ जातीय समृद्धि बहुत अधिक तीव्रता से बढ़ेगी। z का मान इस घात में बढ़ रहा है तो क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ जातीय समृद्धि और अधिक तीव्रता से बढ़ेगी, और ग्राफ है वो अधिक ढलान में रहेगा, अर्थात ग्राफ ऐसा रहेगा। क्षेत्रफल तो केवल यहां से यहां तक आए हैं, तब तक जातीय समृद्धि कितनी होगी यहां, और इस ग्राफ की बात करूं तो क्षेत्रफल इतना आने के बाद में भी जातीय समृद्धि क्या हुई है, इतनी हुई है। ग्राफ का ढलान बढ़ने के साथ साथ z का मान बढ़ेगा, और z का मान बढ़ने के साथ साथ a का मान a बढ़ने के साथ इस s का मान अधिक तीव्रता से बढ़ेगा। अर्थात ये बात बताती है कि उष्णकटिबंधीय महाद्वीपों में, या यूं कह दें कि किसी क्षेत्र में क्षेत्र का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उस अधिक बड़े क्षेत्रफल में जातीय समृद्धि अधिक अनुकूलता के कारण अधिक तीव्रता से होने की संभावना रहती है। इसे ही आप जातीय क्षेत्र संबंध या स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप कहते हैं। जातीय क्षेत्र संबंध या स्थिति एरिया रिलेशनशिप कहते हैं। अगला टॉपिक है अपना जैव विविधता का पारितंत्र में महत्व। ये पारितंत्र के लिए जैव विविधता किस प्रकार से महत्वपूर्ण, भाई अपने पारितंत्र में क्या काम आती है जैव विविधता? अरे साहब, जैव विविधता का बहुत बड़ा काम है। यदि जैव विविधता नहीं होती तो पारितंत्र का स्थायित्व ही नहीं होता। अर्थात पारितंत्र की स्थिरता और साम्य अवस्था के लिए जैव विविधता अत्यंत आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, पारितंत्र की स्थिरता एवं साम्य अवस्था के लिए जैव विविधता अति आवश्यक है। आपको बता दूं कि किसी पारितंत्र की जैव विविधता जितनी अधिक होगी उस पारितंत्र की स्थिरता, उस पारितंत्र का साम्य अवस्था में बना रहने की संभावना उतनी ही अधिक रहती है। अर्थात
कोई पारितंत्र में, यदि किसी पारितंत्र में जीवों की जैव विविधता जितनी कम होगी, उस पारितंत्र का स्थायी रहने की संभावना उतनी ही कम रहती है। अब पारितंत्र की जैव विविधता अधिक होगी तो पारितंत्र में उत्पादकता क्या होगी? जैव विविधता अधिक तो पारितंत्र में उत्पादकों की संख्या भी अधिक, उत्पादकों की संख्या अधिक तो उत्पादकता भी अधिक, तो पारितंत्र की उत्पादकता अपेक्षाकृत अधिक होगी, और ऐसा एविड टिलमैन ने अपने प्रयोग के द्वारा भी सिद्ध किया। अगला है स्वस्थ पारितंत्र, अर्थात पारितंत्र में जैव विविधता की मात्रा बढ़ने के साथ साथ, पारितंत्र में जीवों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उस पारितंत्र में स्वच्छता अर्थात हेल्थनेस अधिक रहेगी। अब पारितंत्र में जैव विविधता अधिक है तो जैव विविधता आपके औषधीय रूप में भी इम्पोर्टेंस है, जीव जातियों की संख्या के रूप में भी उपस्थित है, और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए सरकारें और आप सब अनेक प्रयास करते हैं। जैव विविधता को या जीवों को इस पर्यावरण में जितना अधिक से अधिक रखोगे उतनी ही ये पर्यावरण अधिक रहेगा, अर्थात जैव विविधता के रूप में जितना इम्पोर्टेंस गाय का है, भेड़ का है, बकरी का है, उतना इम्पोर्टेंस किसका है? शेर का भी है। अर्थात इस पारितंत्र में या पारितंत्र को स्थायी रखने के लिए जिस प्रकार से पारितंत्र में गाय या मनुष्य का उपस्थित रहना जरूरी है, उसी प्रकार से पारितंत्र में सांप का भी रहना जरूरी है। और पारितंत्र में सांप जहरीला है फिर भी उसे मारिएगा नहीं, वो उस पारितंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। पारितंत्र के लिए उसका जिंदा रहना जरूरी है, क्योंकि पारितंत्र में जितनी अधिक जैव विविधता रहेगी उस पारितंत्र की उत्पादकता और स्थिरता उतनी ही अधिक रहेगी। अब किसी पारितंत्र में विभिन्न प्रकार के जैविक घटकों की उपयोगिता क्या है, इस उपयोगिता को समझाने के लिए एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था पॉल एहरलिख। वैज्ञानिक का क्या नाम है? पॉल एहरलिख ने रिवेट पोपर परिकल्पना प्रस्तुत की थी। रिवेट का मतलब होता है नट बोल्ट, नट और बोल्ट। प्रोपर का मतलब साम्य अवस्था में रहना या जिस जगह पे है उसी जगह पे जुड़ा हुआ रहना। किसी पारितंत्र में प्रत्येक जाति या प्रत्येक जीव का उतना ही महत्व है जितना किसी हवाई जहाज के अंदर उपस्थित अनेक प्रकार के कल पुर्जों को जोड़ने में काम आने वाले नट और बोल्ट का महत्व है। अर्थात इस पॉल एहरलिख ने एक पारितंत्र की तुलना एक हवाई जहाज से की है, और पारितंत्र में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जीवों की जैव विविधता की तुलना उस हवाई जहाज के कल पुर्जों को जोड़ने वाले रिवेट यानी नट बोल्ट से की है। इस वैज्ञानिक ने ऐसा समझाया कि जिस प्रकार से एक हवाई जहाज को संतुलित और सही ढंग से उड़ान भरने के लिए उसके प्रत्येक कल पुर्जे में उपस्थित नट का सही हिसाब से जुड़ा रहना अत्यंत आवश्यक है, उसी प्रकार से किसी पारितंत्र के संतुलित और सही ढंग से संचालित होने के लिए उस पारितंत्र में उपस्थित प्रत्येक जीव का संतुलित और साम्य अवस्था में एक निश्चित संख्या में उपस्थित रहना जरूरी होता है। यदि हवाई जहाज का कोई नट बोल्ट खोल के और यात्री लेकर के साथ में चला जाएगा तो क्या हवाई जहाज सुरक्षित और संभावित उड़ान भर पाएगा? नहीं भर पाएगा। उसी प्रकार से किसी पारितंत्र में उपस्थित जातियों को यदि हटा दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए तो पारितंत्र भी स्वस्थ साम्य अवस्था में और संतुलित रूप से संचालित रहना कोई जरूरी नहीं रहेगा। फिर अब ये बात होगी। अब हवाई जहाज में भी सारे नट बोल्ट एक जैसी समान भूमिका नहीं दर्शाते। माना कि आपने इंजन का नट खोल दिया है, बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, और इंजन का नट न खोल करके किसी पंख जो थे यहाँ सीधे रहने वाले, उस पंख का जो ऊपर का एक छोटा सा नट था उसको हटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हवाई जहाज में अलग अलग कल पुर्जों को जोड़ने वाले नट बोल्ट यानी रिवेट की अलग अलग उपयोगिता रहती है, उसी प्रकार से पारितंत्र में भी उपस्थित अलग अलग जातियों की अलग अलग उपयोगिता रहती है। पारितंत्र में कुछ जातियां अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जिस प्रकार से हवाई जहाज में कुछ नट बोल्ट अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, उसी प्रकार से पारितंत्र में भी कुछ जातियां अधिक महत्वपूर्ण होती है। अर्थात पारितंत्र से उन जातियों को हटा दिया जाए तो पारितंत्र की स्थिरता और पारितंत्र की साम्य अवस्था सबसे अधिक प्रभावित होगी। वैसे कि हवाई जहाज के इंजन के नट बोल्ट को हटाने पर हवाई जहाज सबसे अधिक प्रभावित होता है, और हवाई जहाज के कुछ नट बोल्ट बहुत ही कम
उपयोगी रहते हैं उनको हटा भी लिया जाए तो कोई हवाई जहाज की गतिशीलता और उड़ान भरने पर कोई खास परिवर्तन या खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैसे ही इस पारितंत्र में भी कुछ जातियां ऐसी हैं जिनको यदि हटा भी लिया जाए या पारितंत्र से नष्ट भी कर दिया जाए तो उस पारितंत्र पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात पॉल एयरलिख ने एक पारितंत्र एक की साम्य अवस्था और संतुलित अवस्था में गतिशील रहने की तुलना जो थी वो एक हवाई जहाज या रिवेट प्रॉपर परिकल्पना के रूप में करते हुए और उस पारितंत्र में उपस्थित विभिन्न जातियों की उपयोगिता को समझाने का प्रयास किया। आज के इस वीडियो में जो ये चीजें बताई है उसके प्रत्येक पॉइंट को आप अंदर तक गहनता से देखिएगा, समझिएगा। और अगला है जैव विविधता में क्षति क्यों होती है। ये तो जैव विविधता के उदाहरण थे, जैव विविधता के विभिन्न प्रतिरूप थे, जैव विविधता किस रूप में किस अवस्था में कैसी पाई जाती है। अब अगले वीडियो में अपन ये देखने वाले हैं कि जैव विविधता में क्षति कैसे होगी और उस जैव विविधता में होने वाली क्षति को रोकने के क्या क्या उपाय है, उसे ही आप कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता में संरक्षण कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सबका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।